खुद हैंडमेड नोट्स होना चाहिए ताकि तुम खुद अच्छे से समझ पाओ और किसी दूसरे का नोट्स से बेहतर अपना नोट्स बनाओ ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा होगा। पाँचवां है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस। नोट्स बनाने की बात करूँ तो मैंने फिजिक्स में नोट्स बनाया था, केमिस्ट्री में बनाया था, बायोलॉजी में नहीं बनाया था। फिजिक्स में मैंने इसलिए बायोलॉजी में फेल हो गया था क्लास 11 में। वहाँ से मैं नीट में 355 स्कोर किया आउट ऑफ 360। तो तुम सोच सकते हो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। क्लास तुम एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा? एक्यूरेसी तुम्हारा बढ़ेगा, तुम बार बार टेस्ट देते हो, तुम टेस्ट को एनालाइज करते हो, उसको फिर कैसे पढ़ा। तभी तो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है लेकिन कैसे पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो कि सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है। जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मेरा स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद फॉलो किया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया है। एज़ पर योर रिक्वेस्ट कि भैया आप अपनी नीट स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो बनाइए, तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए मेरी नीट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अभी कॉलेज छुट्टी चल रही है इसलिए घर से ही वीडियो बनाने का ट्राई किया हूँ। होप आप लोग पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही विदिन 2 और 3 मंथ्स मेरा सब्सक्राइबर 10 के टच किया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बढ़ते हैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है या मेरे रिलेटेड नीट स्ट्रेटजी के बारे में कुछ और ज़्यादा जानना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं जब भी देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में अपने स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं बता दूँ कि सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मेरा स्ट्रेटजी है जो मैं खुद फॉलो किया, और दूसरे का स्ट्रेटजी सबका अपना अपना होता है। तो कोई गलत बात नहीं है, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी उसके लिए परफेक्ट होता है। सो मैं इस वीडियो में अपने स्ट्रेटजी को पॉइंट वाइज डिवाइड किया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। तो पॉइंट नंबर 1 की सबसे पहला मेरा स्ट्रेटजी था, देयर वाज नो ऑप्शन बी फॉर मी। मेरे लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर करना है तो एमबीबीएस ही करना था। मेरे दिमाग में पहले से ही सेट था ये बात, और शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा फोकस रह पाया। और इस पॉइंट नंबर 2 ये है कि मेरे लिए कोई डेली रूटीन नहीं था। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि डेली रूटीन फॉलो नहीं हो पाती है ठीक से। आप 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का प्लान करते हैं पढ़ने का, फिर 12 से 1 खाना, या फिर आप लोगों का बाथिंग टाइम, फिर 2 बजे से फिर पढ़ना, या फिर इतना स्ट्रिक्टली तो फॉलो नहीं हो पाता। इसलिए मैं सोचा था कि इस साल विद इन ड्रॉप ईयर में डेली रूटीन नहीं बनाऊँगा। और बस सुबह उठता था, ब्रेकफास्ट करता था और पढ़ने बैठ जाता था। फिर अगर कोई काम हुआ तो बीच में कर दिया, नहीं तो फिर 12 बजे उठता था। फिर 1-2 बजे तक अपना काम खाना पीना जो करता था, एसेंशियल रूटीन जो था, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाता था। मेरा जो प्रोडक्टिव टाइम था वो सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक था, क्योंकि मैं डिसाइड किया था कि रात को लेट नाइट स्टडी नहीं करना। कई सारे स्टूडेंट या फिर नीट एस्पिरेंट मेरे से पूछते भी हैं, भैया आप लेट नाइट पढ़ते थे या फिर मॉर्निंग, या लेट नाइट स्टडी सही है या गलत है। तो देखो, लेट नाइट स्टडी सही या गलत में तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा कंफर्टेबल हो लेट नाइट स्टडी करने में तो तुम्हारे लिए परफेक्ट प्लान है वो। सो अगेन आई एम सेइंग, अगर तुम लेट नाइट स्टडी करते हो तो नथिंग भी रॉन्ग विद दैट। तुम्हारे लिए जो कंफर्टेबल हो तुम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। और बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 जो मैंने फॉलो किया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी मैंने कैसे पढ़ा। तभी तो बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना है लेकिन कैसे पढ़ना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मैं उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर देता था। अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है तो यूट्यूब पर, और नहीं तो मैं फिजिक्स वाला का जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था वहाँ से वीडियो लेक्चर देता था। और फिर ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर में नोट्स भी बनाता था कॉपी में। तो बेसिकली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मैंने नोट्स नहीं बनाया मैंने। और फिजिक्स केमिस्ट्री में नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को मैं रिवाइज करता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब सर लेक्चर में कुछ पढ़ाते थे तो ड्यूरिंग द लेक्चर सर सवाल करने देते थे, क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन देते थे। तो उसे तुम्हें खुद से करना है। मतलब सर भी कर देते थे लेकिन सर वेट करते थे 2-3 मिनट, या फिर तुम वीडियो पॉज कर लो, उसका तुम खुद से कोशिश करो। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाए, लेकिन तुम खुद से कोशिश करो। अगर नहीं हुआ तो फिर अगर रिज्यूम करके वीडियो देखो कि ये काम कहाँ मिस कर रहे थे या फिर मेरी गलती कहाँ हो रही थी। इससे तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलता है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में बेसिकली मैं नोट्स के ऊपर फोकस करूँगा। तुम्हारा खुद का हैंडमेड नोट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हें लास्ट टाइम रिवीजन करने में, और थ्रू आउट द नीट प्रिपरेशन में तुम्हारे भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो कई सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आप अपना नोट्स भेजिए, फिजिक्स का नोट्स भेजिए, केमिस्ट्री का नोट्स भेजिए। तो सबसे पहले मैं तो उन्हें एक ही बात बोलता हूँ कि देखो, नोट्स तुम्हारा खुद का होना चाहिए जो तुम सबसे ज़्यादा समझ पाओगे। और तुम अगर नोट्स खुद से बनाते हो तो तुम मैक्सिमम काम तुम्हारा नोट्स लिखने के दौरान हो जाता है कि तुम कॉन्सेप्ट मैक्सिमम समझ जाते हो, और रिवीजन करते करते तुम्हारा वो इमेज ब्रेन में आ जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला था, ये था। मतलब बेसिकली बोलना चाहता हूँ कि खुद का नोट्स हो तो काफ़ी अच्छा। पॉइंट नंबर 5, एनसीईआरटी बुक रीडिंग। एनसीईआरटी बुक रीडिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि क्योंकि जब से एनटीए नीट कंडक्ट करवा रहा है तो एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट आ रहे हैं।
और जितनी बार तुम एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, एनसीईआरटी की खासियत ये है कि तुम जितनी बार एक चैप्टर को रीडिंग करते हो, तुम्हें हर बार एक नया चीज़ तुमको देखने को मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये कैसे मिस हो गया था लास्ट रीडिंग में। और हर लाइन का कुछ मतलब होता है, और मतलब समझने एक एक लाइन पढ़ो और मतलब समझो। और अगर तुम पहले लेक्चर देख लेते हो या फिर नोट्स बना लेते हो तो तुम एक उस रीडिंग करने में तुम्हारी आसानी होती है, क्योंकि एक एक लेक्चर एक एक लाइन समझना तुम्हारे लिए और आसान हो जाता है आफ्टर लेक्चर। एन सी आर टी का जो बुक रीडिंग है, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इतना दिया हूँ कि मुझे याद ही नहीं है कि मतलब मे बी 20, 30, 50 भी हो सकता है। एक एक चैप्टर को मैं इतना रीडिंग किया हूँ, मतलब पूरे एक साल का बता रहा हूँ। और जब आप इतना रीडिंग कर लेते हो एक एक चैप्टर का, तो आपके उस चैप्टर के ऊपर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। और एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई लोग बोलते हैं कि हाईलाइटर यूज़ करने के लिए। हाँ, हाईलाइटर यूज़ करो, लेकिन मैंने कभी नील ब्लू रेड या येलो 3-4 कलर का हाईलाइटर यूज़ नहीं किया, ओनली येलो यूज़ किया था मैंने। और मैं उसी को हाईलाइट करता था जो मैं बार बार भूल जाता था, जो पॉइंट जो लाइन में बार बार भूलता था, या फिर जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते थे एग्ज़ाम में, उसे मैं हाईलाइट कर देता था, ताकि एग्ज़ाम से पहले या फिर बेसिकली वो पॉइंट ना भूलूँ जो मैं बार बार भूल जाता हूँ। और एनसीईआरटी का तो सभी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, साथ में डायग्राम का पॉइंटिंग, इवन जो चैप्टर के पीछे जो समरी दिया होता है वो भी, वहाँ से भी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको भी रीड करो, वहाँ भी हाईलाइट करो, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमसीक्यू सॉल्विंग। देखो, एमसीक्यू तभी तुम्हें सॉल्व करना है जब तुम्हें एक चैप्टर के ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंट आ जाए कि हाँ, इस चैप्टर में मैं अच्छे से पढ़ लिया हूँ, अच्छे से नोट्स बना लिया हूँ, तभी उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने जाओ। क्योंकि अगर एमसीक्यू तुम सॉल्व करते हो और मैक्सिमम एमसीक्यू तुम्हारा रॉन्ग आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लो हो जाएगा। इसलिए तुम पहले लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी रीडिंग दो, इम्पोर्टेंट्स जो लाइन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उसे तुम हाईलाइट करो। उसके बाद तुम एमसीक्यू पर जाओ, और एमसीक्यू भी वही एमसीक्यू सॉल्व करो जो एनसीईआरटी बेसिस पर है। जैसे उसी बुक को फॉलो करो जो एनसीईआरटी बेसिस पर एमसीक्यू दिए हुए हैं। जैसे मैं जो फॉलो करता था वो मास्टर द एनसीईआरटी था बाय अरिहंत पब्लिकेशन, और इसके अलावा मैं डीपीपी सॉल्व करता था फिजिक्स वाला का, और बस इतना ही था। और ये सॉल्व करने के बाद मैं आंसर मैच करता था, जो एमसीक्यू रॉन्ग हो गया उसे मैं सर्कल कर देता था। और कभी भी एमसीक्यू तुम बुक में सॉल्व नहीं करना, उसे एक अलग से कॉपी में नंबरिंग देकर या फिर एक चार्ट बना लो जिसमें 1 2 3 4 लिखा हो, फिर उसके बगल में आंसर लिखो, और फिर वहाँ से कन्वीनियंट होगा इसी चेकिंग करना। और जो एमसीक्यू रॉन्ग हो गया उसे सर्कल कर लो, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम जो है सिर्फ उसी एमसीक्यू सॉल्व करना। एमसीक्यू जो और जो एमसीक्यू तुमसे जो रॉन्ग हुए हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, उसे तुम छोड़ो मत, उसे तुम देखो कि कहाँ मेरे रॉन्ग था या फिर ये क्यों नहीं हुआ, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो जब तक सॉल्व नहीं हो रहा हो। क्योंकि अगर तुम एक एमसीक्यू छोड़ सकते हो, तुम्हें आदत बन जाएगी एमसीक्यू छोड़ने का, और ये बैड हैबिट है। तुम उसको ट्राई करो, कहीं से ऑनलाइन हेल्प लो, अपने फ्रेंड का हेल्प लो, लेकिन वो उसको एमसीक्यू को सॉल्व करो। तो इस वीडियो को एंड करते हैं विथ शॉर्ट समरी। पहला कि देयर वाज नो ऑप्शन बी फॉर मी। सेकेंड, क्या डेली रूटीन स्ट्रिक्टली कोई फॉलो नहीं किया मैंने। सुबह उठता था, पढ़ता था, जैसे पढ़ना ही तो है दिन भर, मैं कुछ काम आ गया तो कर दो ना, उतना दिन भर तो पढ़ना ही है, और क्या काम है। एक साल मेहनत करो, उसका तो फिर जो तुम चाहते हो तुम्हें लाइफ से मिल ही जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि एनसीईआरटी रीडिंग, परफेक्ट एनसीईआरटी रीडिंग, लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी रीडिंग दो। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, इसलिए अगर तुम हाईलाइट करने जाओगे एक एक लाइन, तो पूरा एनसीईआरटी येलो येलो हो जाएगा। इसलिए उसी लाइन को हाईलाइट करो, तो जो तुम बार बार भूलते हो या फिर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट है कि नोट्स अपना खुद हैंडमेड नोट्स होना चाहिए, ताकि तुम खुद अच्छे से समझ पाओ, और किसी दूसरे का नोट्स से बेहतर अपना नोट्स बनाओ, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा होगा। पाँचवा है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस, और एमसीक्यू प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा एक्यूरेसी उतना स्ट्रांग होगा। और एक एक एमसीक्यू करने में तुम्हें समय लग सकता है इनिशियली ज़्यादा, लेकिन तुम्हें जैसे जैसे प्रैक्टिस का आदत हो जाएगा तुम्हारा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और टाइम भी कम लगेगा। और नोट्स बनाने की बात करूँ तो मैंने फिजिक्स में नोट्स बनाया था, केमिस्ट्री में बनाया था, बायोलॉजी में नहीं बनाया था। फिजिक्स में मैंने नोट्स फिजिक्स वाला का यूट्यूब जो वीडियो अलग से का यूट्यूब वीडियो, वहाँ से मैंने बनाया था। सारा वीडियो वहीं से बनाया था, क्योंकि मैं ऐप का फिजिक्स वाला ऐप में थोड़ा सा लेट चल रहा था, इसलिए मैंने सारा नोट्स वहीं से फॉलो किया। और केमिस्ट्री में भी मैंने पंकज सर का नोट्स बनाया था, और बायोलॉजी में तरुण सर का मैंने नोट्स तो बनाया था, लेकिन तरुण सर से मैंने पढ़ा था बायोलॉजी। और उसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि देखो, एक फैक्ट बता दूँ तुम्हें जो तुम्हें एक शॉकिंग लग सकता है, कि मेरा जो 11 में रिजल्ट था वो, स्पेशली बायोलॉजी में, मैं बायोलॉजी में फेल हो गया था क्लास 11 में। वहाँ से मैं नीट में 355 स्कोर किया आउट ऑफ 360। तो तुम सोच सकते हो कि अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। क्लास 11 में बायोलॉजी में एक फेल बंदा क्लास नीट में 355 स्कोर करता हो। और पहले भी मैं सोचता था कि कैसे टॉपर लोग 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हुआ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, बेसिकली तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा सा हो, एक्यूरेसी भी अच्छा हो। तुम एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा? एक्यूरेसी तुम्हारा बढ़ेगा, तुम बार बार टेस्ट देते हो, तुम टेस्ट को एनालाइज करते हो,
उसको फिर से दोबारा टेस्ट दो। टेस्ट तुम्हारा एक हैबिचुअल हैबिट बन जाएगा। जब तुम वीकली टेस्ट दोगे तुम्हारा एक हैबिट बन जाएगा। तुम्हारे लिए जब जिस दिन नीट देने जाओगे वो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, हाँ एक टेस्ट दे रहे हैं, एक कैजुअल सा चीज़ होगा। और बस बेसिकली कि अगर हम कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कुछ जानना हो तो प्लीज़ मैसेज करना टेलीग्राम पर। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इस यूट्यूब में मैं मिस कर दिया हूँ, मुझे भी पता है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो मैसेज करना, जरूर मैसेज करूँगा, रिप्लाई। थैंक यू, बाय बाय।